गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट एंड वाटर रिलेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा वाटर की प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और परमेबल मेम्ब्रेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ परमेबल मेम्ब्रेन्स। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, जो है डिफ्यूजन। तो लेट्स स्टार्ट द डिफ्यूजन। कल हमने जब बात की थी प्रकृति में या पादपों में जो भी संवहन की जो प्रोसेस हैं वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक टाइप का विसरण ही है। अर्थात किसी भी प्रकार के पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक विशिष्ट प्रकार के विसरण विधि द्वारा ही हो रहा है। तो आज हम यहाँ पर जो देखेंगे विसरण है क्या, विसरण का महत्व क्या है, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो विसरण को हम समझने के लिए सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया है वो हम यहाँ पर देखें, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ विसरण की क्रिया हो रही है। हम जब मॉर्निंग में उठते हैं, उठ कर के सोने तक हमारे जीवन में कई विसरण की प्रोसेस हो रहे हैं जो या तो हमने अब तक ध्यान नहीं दिया है या हम उसे एक भली प्रकार से समझ नहीं पाए हैं। आप सोचिए, पानी में अगर आप एक ड्रॉपलेट डालते हो इंक की और वो धीरे धीरे जो है अपना कलर चेंज कर लेता है, वो विसरण है। आपने अगरबत्ती लगाई, एक स्थान पर विशिष्ट धुआं हुआ, वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल गया, ये विसरण है। परफ्यूम आपने यूज में लिया, एक सिंपल सा स्प्रे किया, वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल गया, ये विसरण है। कार परफ्यूम जो आप यूज में लेते हो, जैसे आप एसी ऑन करते हो वैसे वो धीरे धीरे फैल जाता है, ये विसरण है। अर्थात हम जनरली भी यदि इसे अनुभव करना चाहें तो विसरण की क्रियाएं हमारे चारों ओर होती रहती हैं। और तो और जो आपकी सुबह की शुरुआत यदि हम लेके चलते हैं तो आपने देखा होगा ठंडे पानी में आप चाय पत्ती डालिए, वो बहुत धीरे धीरे कलर छोड़ती है। गर्म पानी में जैसे आपने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ते जो है विसरण की गति बढ़ जाती है और फटाफट वो डिकलरेंट हो जाता है और हम यहाँ पर कहें कि उस चाय पत्ती का कलर जो है छूटने लगता है और पूरा कलर डिजोल्व हो जाता है। ये भी एक प्रकार का विसरण है जो प्रभावित हो रहा है ताप के द्वारा। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो चाय पत्ती का कलर जल्दी चेंज हो गया और पानी जो है जल्दी चाय पत्ती के कलर में रंगीन हो गया। तो इस प्रकार से हम देखें कि जीवन में विभिन्न क्रियाएं जो हैं वो विसरण द्वारा ही प्रभावित होती है। इसे अगर हम डेफिनाइज करें तो डेफिनेशन हमारी होगी पदार्थ के अणु। यहाँ पर एक बात विशिष्ट याद रखिएगा, जो विसरण और परासरण में जो बेसिक डिफरेंस है, परासरण में द्रव आता है लिक्विड और विसरण में किसी भी प्रकार का अणु हो सकते हैं, वो चाहे वो गैस हो, चाहे वो द्रव हो या तरल हो, ठोस हो, किसी भी मैनर में। तो पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। अर्थात आप देखिएगा यहाँ पर जो कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन कर रहा है वो गमन आपका क्या कहला रहा है, विसरण। इस विसरण को अगर हम यहाँ पर डायग्रामेटिक रूप में देखें तो थोड़ा सा आप देखिएगा, तो बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स यदि यहाँ पर उच्च सांद्रता है और यहाँ निम्न सांद्रता है, ये इसे परमेबल मेम्ब्रेन मत मानिएगा अभी, तो अणु, परमाणु या किन्हीं पदार्थों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन है वो कहलाता है आपका विसरण। ओके। विसरण की गति तब तक होती रहती है जब तक कि साम्य अवस्था उपस्थित ना हो जाए, यानी जब तक होगी तब तक साम्य अवस्था, यानी कि जो एक एनवायरनमेंट है उसमें पूरी साम्य अवस्था ना आ जाए तब तक विसरण की गति चलती रहती है। यानी गतिक साम्य स्थापित होने तक विसरण
चलता रहता है। गतिक साम्य का मतलब है अगर हमने एयर में परफ्यूम के मॉलिक्यूल छोड़े तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे का जगह स्थान ले लेते हैं तो एक गतिक फॉर्म में स्थापित हो जाता है। और हम जानते हैं कि कुछ समय बाद जो फ्रेगनेंस है वो पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और धीरे धीरे वो माइल्ड होने लगती है। जब रूम में उसके कण फैल जाते हैं तो वो धीरे धीरे माइल्ड होने लगती है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं गतिक साम्य। जैसे आप परफ्यूम की बोतल खोलते हो तो आपको बहुत तीव्र गंध आती है और धीरे धीरे वो जो है माइल्ड हो जाती है। तो अर्थात जो परफ्यूम के कण थे उन्होंने रूम में फैले हुए वायु के कणों से एक गतिक फॉर्म में स्थापित कर लिया है। नेक्स्ट लेते हैं। विसरण के समय दोनों दिशाओं में अणुओं की गति समान होती है, अर्थात उच्च सांद्रता का अणु जब निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है तो उसी समय निम्न सांद्रता का अणु उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। अर्थात हम यहाँ पर देखें, यहाँ उच्च सांद्रता के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस अवस्था में आ रहे हैं। तो क्योंकि उच्च सांद्रता यहाँ है तो यहाँ के अणु यहाँ गमन करेंगे। जब ये अणु इधर गमन करेगा तो ये अणु इस स्थान को पूर्ति कर देगा। ये अणु यहाँ स्थापित होगा तो ये अणु वापस इस स्थान की पूर्ति करेगा। ये अणु यहाँ स्थापित होगा तो ये अणु यहाँ पर आकर के इस स्थान की पूर्ति कर देगा। इस प्रकार से जो एक गतिक फॉर्म में स्थापित होता है तो यहाँ पर जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन के पश्चात जो रिक्त स्थान हुए हैं उन रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य कण आकर के कर देते हैं। इस प्रकार एक साम्य अवस्था उत्पन्न होती है एवं विसरण की क्रिया रुक जाती है। जब पूरे तरीके से आदान प्रदान हो जाता है तो विसरण की क्रिया रुक जाती है। विसरण की क्रिया अणु की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अगर हम तापमान देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो विसरण की दर भी बढ़ जाएगी। जबकि आप सोचिए कि ठंडा पानी है, ठंडे पानी में अगर आप एक शाही की बूंद भी डालोगे तो उसे डिजोल्व होने में, उसे घुलन होने में टाइम लगेगा। जबकि अगर गर्म पानी में एक आप ड्रॉपलेट डालते हो शाही की तो फटाफट घुल जाएगी। ये क्या है? गतिज ऊर्जा का बढ़ना। तो जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है उनमें विसरण दर अधिक होती है और जिनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है तो उनमें विसरण की दर भी कम होती है। हम यहाँ पर बात करते हैं स्वतंत्र विसरण की। स्वतंत्र विसरण किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र विसरण जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर, एक पदार्थ के अणुओं के विसरण के अणुओं की दिशा व गति दूसरे विसरण योग्य अणुओं से अप्रभावित रहती है। अर्थात प्रत्येक पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार विसरित होता है। ऐसा नहीं है कि विसरण के जो अणु हैं वो दूसरे विसरण योग्य अणुओं से प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर सभी की विसरण की जो दर है वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार विसरित होते हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें, यदि एक निकाय में कई विसरणीय पदार्थ उपस्थित हों तो एक व्यक्तिगत पदार्थ के विसरण दाब को आंशिक दाब कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। वो उसका इंडिविजुअल प्रेशर है। जो बहुत सारे विसरणीय पदार्थ यदि कहीं एक साथ उपस्थित हैं तो वहाँ पर किसी एक व्यक्तिगत पदार्थ का जो विसरण दाब होगा वो उसका आंशिक दाब कहलाएगा। विसरण दाब की यदि हम बात करें तो विसरण दाब क्या है? विसरण दाब विसरित होने वाले अणु या आयन पदार्थ पर जो दाब डालते हैं उसे विसरण दाब कहते हैं। जो विसरित हो रहे अणु हैं वो किसी पदार्थ पर जो दाब डालेंगे, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ पर ये जो दाब डालेंगे वो आपका कहलाएगा विसरण दाब। विसरण दाब पदार्थ के अणुओं की सांद्रता के मध्य अंतर के कारण उपस्थित होता है। अर्थात अधिक सांद्रता होने पर विसरण दाब अधिक, पदार्थ की सांद्रता अधिक होने पर विसरण दाब अधिक और सांद्रता कम होने पर विसरण दाब भी कम होगा। पादप में जल के अणु अधिक विसरण दाब से कम
विफरण दाब की ओर गति करते हैं, अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर हाई से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर जल के अणुओं का गमन होगा। अधिक ऑस्मोटिक यानी अधिक पराफरण दाब से निम्न पराफरण दाब की ओर जल के अणुओं का गमन होगा। ये याद रखिएगा, आगे जाकर के हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे अवशोषण वगैरह, उसमें ये चीज़ें, ये फैक्टर्स काफ़ी काम आएंगे कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो अपने को याद रखना है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर ही गमन होता है पादप के जल के अणुओं के मध्य भी। नेक्स्ट यदि हम देखें यहाँ पर, तो वाटर इन सॉइल देखिएगा। यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है जो भी मैंने आपको बताया। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई फिर ऑस्मोटिक प्रेशर लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ पादप में जल का गमन होगा। यहाँ पर यदि हम देखें डिफ्यूजन प्रेशर हाई, तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ यहाँ पर जल का गमन हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर, तो प्लांट्स के कंसंट्रेशन, अणुओं की कंसंट्रेशन हाई होने पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ गमन हो रहा है। एक ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। शुद्ध विलायक, ये जल का विफरण दाब। शुद्ध विलायक का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शुद्ध जल से, उसका विफरण दाब सदैव जो भी किसी विशेष प्रकार का विलयन होगा उस दाब से अधिक होगा। शुद्ध विलायक यानी जल का विफरण दाब सदैव विलयन के विफरण दाब से अधिक होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वाटर की, ये वाटर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, हमेशा हाई रहेगा। जबकि यदि हम बात करें सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा लो रहेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं सॉल्वेंट, यहाँ पर सिर्फ जल है, ये क्या है, ओनली वाटर। तो इस वाटर का ऑस्मोटिक डिफ्यूजन प्रेशर अधिक है, जबकि सॉल्यूशन का मतलब उसमें वाटर भी उपस्थित है और दूसरे सॉल्वेंट भी उपस्थित है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इस कंडीशन में यहाँ पर सॉल्यूट की उपस्थिति के कारण इसका डीपी डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। तो जल का गमन जो है हमेशा उच्च सांद्रता या उच्च विफरण दाब से निम्न विफरण दाब की ओर ही होगा। और हम जानते हैं वाटर, शुद्ध जल जो है वो एक अच्छे सॉल्वेंट विलायक का कार्य करता है, जिसका डिफ्यूजन प्रेशर सर्वाधिक होगा। जबकि यदि हम बात करें सॉल्यूशन की, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों उपस्थित हैं, इस कारण इसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो अपेक्षाकृत वाटर से कम होगा। अर्थात जल का गमन विलायक से विलयन की ओर होगा। जल का गमन विलायक से विलयन की ओर होगा। यहाँ एक बात याद रखने योग्य है, हम यहाँ पर शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, तो जल जो है यहाँ पर विलायक है और जो पादप कोशिकाएं वो एक सॉल्वेंट की भांति कार्य करती हैं। तो यहाँ पर जल जो है मृदा से पादप कोशिका मूल रोमों की ओर स्थानांतरित होता है। याद रखिएगा, डिफ्यूजन हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर जल का गमन होता है। एक बात और आपको याद रखने योग्य है, शुद्ध जल का विफरण दाब सर्वाधिक, जबकि विलयन का विफरण दाब निम्न होता है। नेक्स्ट लेते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर विफरण को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो मैंने आरंभ में ही आपको बता दिया था, तापमान, अधिक तापमान होने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उस गतिज ऊर्जा के फलस्वरूप विफरण की गति भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यह समानुपाती होता है। आप देखिएगा यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, विफरण ताप के समानुपाती होता है। यही क्रिया दाब के लिए होती है। दाब जितना होगा
उतना ही विफरण की दर भी बढ़ेगी। तो पदार्थ विफरण की दर दाब के समानुपाती होती है, यानी दाब बढ़ने पर विफरण की दर भी बढ़ेगी। जबकि तीसरी कंडीशन जो आप यहाँ पर लेते हो वो है घनत्व। घनत्व की जब हम बात करते हैं तो घनत्व बढ़ेगा तो विफरण योग्य जो पदार्थ हैं उन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप विफरण की गति कम हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि घनत्व विफरण की दर घनत्व के व्युक्त क्रमानुपाती होती है। अर्थात घनत्व बढ़ने पर विफरण की दर भी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, अगर आप कार में एक परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो वो बहुत तीव्र गति से उसमें स्मेल आएगी। अगर आप उसी स्प्रे को एक बड़े होल में करते हैं तो वहाँ पर वो उतनी तीव्रता के साथ नहीं आएगी, क्योंकि कार का क्षेत्रफल कम है जबकि एक होल का क्षेत्रफल ज़्यादा है। जब क्षेत्रफल तीव्र हो गया तो विफरण की दर भी कम हो जाएगी। घनत्व बढ़ने पर विफरण की दर कम हो जाती है। अणु का आकार जितना बड़ा होगा विफरण की दर भी उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिएगा विफरण का महत्व। विफरण के महत्व को देखें तो जीवन के कई क्रियाकलाप विफरण विधि द्वारा होते हैं, और पादप की तो अधिकांशतः है सभी क्रियाएं किसी न किसी प्रकार की विफरण क्रिया ही होती हैं। चाहे वो पराफरण हो, चाहे वो टर्गर प्रेशर के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, वो कहीं ना कहीं जो है विफरण को ही समर्थन देती हुई दिखती हैं। विफरण विधि के द्वारा गैसों जैसे CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, यानी कि गैसेज एक्सचेंज जो है, चाहे वो स्टोमेटा के थ्रू हो, वो गैसेज एक्सचेंज जो है विफरण विधि द्वारा ही होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखें विफरण विधि द्वारा ही पादप हार्मोनों का वितरण होता है। एनी टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन लाइक गैसेज, लिक्विड, सभी के सभी जो हार्मोन है वो विफरण विधि द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ते हैं। चाहे वो साइटोकाइनिन हो, चाहे वो इथाइलिन हो, चाहे वो जिबेरेलिन हो, ऑक्सिन हो, वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन्स जो मूव करते हैं वो मूव करते हैं विफरण विधि द्वारा। याद रखना जरूरी है ये। विफरण विधि द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। खनिज पदार्थों का निष्क्रिय अवशोषण भी विफरण विधि द्वारा ही होता है। ये जो हमने ये पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको आगे जाकर के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ने को मिलेंगे। पराफरण भी एक विशिष्ट प्रकार का विफरण ही है, जो कि मैं भी आपको बता रहा था। प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स जो होती हैं वो इसी विधि द्वारा होती हैं। थैंक्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे इसके पश्चात।